दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दादियों का राज और इसको लिखा है मैंने। आज इस घर में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा नहीं लग रहा था। 8 साल का निक्कू अपने कमरे में बैठा बैठा बेचैन हो रहा था। उसके स्कूल के फाइनल एग्जाम अभी 4 दिन पहले ही खत्म हुए थे। मम्मी आजकल ऑफिस से देर से आ रही थी। पापा निक्कू की याद में ऑफिस से कभी जल्दी आए ही नहीं थे। उसके बाकी दोस्तों के एग्जाम अभी खत्म नहीं हुए थे और टिप्लू भैया छुट्टी लेके गांव गए थे। ऐसी दोपहरों में निक्कू अक्सर घर के दूसरे कोने में गेस्ट रूम के बगल वाले छोटे कमरे में इधर से उधर लुढ़का करता था। यहाँ उसकी दादी कोकिला अग्रवाल रहती थी और दादी से निक्कू के रिश्ते आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। 2 महीने पहले उसके दादाजी बिशंबर नाथ अग्रवाल, जो 85 साल की उम्र में भी रोज पुश्तैनी कपड़े की दुकान, फिर वॉक पे, फिर क्लब जाते थे, उन्हें अचानक सीढ़ियों से उतरते हुए हार्ट अटैक आ गया था और वो गुजर गए थे। तब से दादी जैसे कोई और ही इंसान बन गई थी। पहले निक्कू वहीं बिस्तर पे लेटा रहता था और दादी दिन भर बगल में रामायण पढ़ती रहती। कभी पहेलियां पूछती, कभी अमरूद काट के उनमें नमक लगा के ले आती और निक्कू को खिलाती। लेकिन अब वो न ज्यादा बोलती थी, न ज्यादा खाती थी, कमरे से भी काफी कम निकलती थी। रोज सत्संग जाने लगी थी। निक्कू के मम्मी पापा लाख बुलाते, टीवी पे धार्मिक सीरियल तक देखने नहीं जाती। साथ खाती भी तो चुपचाप। पहेलियां पूछने वाली दादी निक्कू के लिए खुद एक पहेली बन के रह गई थी। निक्कू अगर पहले की तरह दबे पांव बिना आवाज किए कमरे में कभी घुसता तो अक्सर देखता कि दादी लेटी रो रही हैं। नजरें मिलती तो दीवार की ओर फिर मुंह करके रूंधे गले से कहती, निक्कू खेलने नहीं गया आज? जिस कमरे में निक्कू हरदम गुस्सा रहता था, जहां उसे डांट पड़ती थी, प्यार मिलता था, पहेलियों और परियों की कहानियां सुनने को मिलती थी, उस कमरे में अब बस 2 लोग रहते थे, दादी और खामोशी। कभी निक्कू पूछता कि दादी तुम अब मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? तो उसकी दादी कहती, अब क्या खेलें बेटा, कुछ दिन की तो बात है, जा तू अपने दोस्तों के साथ जाके खेल। ऐसा लगता था जैसे दादी ने गम का कोई अदृश्य दुशाला पहन लिया था। बस अब उनका सत्संग था और निक्कू जानता था कि कुछ ही घंटों में उस घर की हालत और बदतर होने जा रही थी। कोकिला अग्रवाल की बड़ी बहन कमला श्रीवास्तव आ रही थी। उस कमरे का गम डबल होने वाला था। कोकिला अपने कमरे में सत्संग में सीखा एक नया भजन गुनगुना रही थी और कपड़े ढूंढ रही थी कि एक चीज पे हाथ पड़ा। 1 सेकंड में समझ गई, आंखों से आंसू निकल पड़े। गुलाम अली साहब के कॉन्सर्ट के एडवांस में खरीदे गए 2 टिकट थे। गजलों के लिए पागल दादाजी का सरप्राइज तोहफा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उस दिन निक्कू बहुत देर तक अपनी दादी के कमरे की ओर ही नहीं गया। दादी का रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जाता था उससे। उनसे कहना चाहता था कि वो ना रोएं। दादाजी को भी उनका हंसता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता था। उसके पापा ऑफिस से लौटते वक्त कोकिला अग्रवाल की बड़ी बहन कमला श्रीवास्तव को स्टेशन से लेते हुए आए। तब तक निक्कू की मां भी ऑफिस से आ गई थी। निक्कू को उन्होंने गेस्ट रूम में तकिया और तौलिया रखने को कहा तो उसने बगल में दादी के कमरे से जोर जोर की सिसकियों की आवाजें सुनी। दरवाजे के पीछे खड़ा सुनता रहा। उसकी दादी अपनी बड़ी बहन से कह रही थी, ऐसे ही थे वो दीदी, हमेशा हंसते रहते थे, सबसे हंस के बात करते थे, कभी कोई परेशानी चेहरे पे नहीं आने दी। हमेशा कहते, कोकिला ये क्या घर में घुसी रहती हो, बाहर निकलो, मजे करो। कहते थे साथ में पिक्चर चलो, आइसक्रीम खाओ, कॉन्सर्ट देखने चलो। मैं कभी नहीं गई और देखो
अब खुद चले गए। निक्कू सुनता रहा और फिर धीमे कदमों से अपनी दादी के पास गया। बोला, तो दादी आप क्यों रोते रहते हो हमेशा? क्या दादाजी को अच्छा लगता कि आप उनके लिए हर टाइम रोते रहते हो? किसी से बात नहीं करते, मुझसे भी नहीं? बच्चे का मन औरों का दुख समझता है, लेकिन जीवन को सरलता के आईने से देखना भी जानता है। जिस मर्यादा, गरिमा, परंपरा की बेड़ियों में हम अपने आप को कभी कभी बेवजह बांध लेते हैं, उनमें बंधा नहीं होता बच्चों का मन। निक्कू पलट के चला गया और उसकी दादी उसे जाते देखती रही। बड़ी देर तक दोनों बहनों में कोई बात नहीं हुई। कोकिला अग्रवाल अपने पति की कही 1000 बातें सोचती रहीं। दोस्तों, हिंदुस्तान में अक्सर लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो शरीर से ज्यादा मन को बूढ़ा कर लेते हैं, उम्र का लबादा ओढ़ लेते हैं, जबरदस्ती का वैराग्य ओढ़ लेते हैं। जिंदगी जीना न खुद चाहते हैं, न उनके परिवार उनको मौका देते हैं। अरे तुम लोग जाओ रेस्टोरेंट, हम क्या खाएंगे? अरे पिक्चर देखने की हमारी उम्र कहां? यही सुना होगा ना आपने हर घर में। दोस्तों, चाहे माँ बाप हों या दादा दादी, उनके बूढ़े होने से पहले हम जबरदस्ती उनको बूढ़ा कर देते हैं, बूढ़ा महसूस करवा देते हैं। जो चले गए उनके साथ गुजरे वक्त के लिए शुक्र मनाने, खुश होने के बजाय मातम का अंतहीन सिलसिला शुरू कर देते हैं। मतलबी हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो जहां भी हैं खुश हैं। उस शाम कोकिला अग्रवाल देर तक अपने पति को याद करती रहीं, छोटी छोटी बातें याद करके मुस्कुराती रहीं, और फिर सोने से पहले अपनी बड़ी बहन कमला से धीमी आवाज में बोली, दीदी, कल गुलाम अली के गजल कॉन्सर्ट चलोगी मेरे साथ? मेरे पास 2 टिकटें हैं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अगली सुबह कोकिला अग्रवाल सारे परिवार के साथ नाश्ते की मेज पे बैठी। उनके बेटे और बहू ने यही अनुमान लगाया था कि बड़ी बहन के आने पर शिष्टाचार या मैनर्स दिखाने के लिए वो कमरे से बाहर निकली थी, वरना कई दिन हो जाते थे उनको सारे परिवार के साथ बैठ के खाए हुए। ऐसा नहीं था कि उनके चेहरे पर पिछले 2 महीनों से खिंच गई दर्द की लकीरें गायब हो गई थीं, मगर ऐसा जरूर था कि अपने चारों ओर तन्हाई की जो दीवार पिछले 8 हफ्तों में बना ली थी, उसमें एक छोटे से रोशनदान से आज पहली बार उन्होंने बाहर झांक के देखा था। निक्कू, जरा नमक पास कर देना, कोकिला बोली। पिछले 8 हफ्तों में यह भी नया था। सदियों पहले लिखे गए किसी कहे या अनकहे कानून के अंतर्गत उन्होंने एकदम सादा खाना खाना शुरू कर दिया था। पति के जाने के उस एक लम्हे ने उनकी जिंदगी का नमक और उनकी जिंदगी की मिठास दोनों एक झटके में छीन ली थी। दोस्तों, माफ कीजिएगा अगर मैं आप में से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूं, मगर सच तो यह है कि हमारे समाज में अक्सर जब किसी पुरुष की मौत होती है तो मौत उसकी नहीं होती जो चला जाता है, बल्कि उसकी जो विधवा बन के पीछे छूट जाते हैं। आपने देखा है कभी कैसे अपने पति को खो चुकी महिलाएं खुद ही किसी शुभ काम के वक्त अपने हाथ पीछे खींच लेती हैं, उसकी अगुवाई नहीं करती, जैसे वो कोई चलता फिरता अपशगुन हो। कोकिला के पति विशंभर नाथ अग्रवाल इन सब ढकोसलों में विश्वास नहीं करते थे। अगर वो अपनी मौत के बाद का नजारा देख रहे होते तो कोकिला पे खूब आग बबूला होते। नाश्ते के बाद कोकिला की बहू ने कहा, मम्मी, शाम को सत्संग में क्या बड़ी मम्मी भी साथ जाएंगी? कोकिला ने कहा, हाँ। कुछ सोच के कोकिला ने अपनी बहू को शाम के गजल कॉन्सर्ट के बारे में बताया नहीं था। झिझक थी शायद कि जाने ये सब लोग क्या सोचेंगे, पर मन ही मन विशंबर जैसे उनको जाने के लिए ढकेल रहे थे। तब तक कोकिला की 3 सहेलियों के फोन आ गए। जानना चाहती थी कि वो सत्संग में किस वक्त पहुंच रही हैं। दोनों बहनें कमरे में बैठी। कोकिला ने कहा, दीदी, मैं सोच रही हूं कि ये गजल वजल रहने देते हैं, सत्संग में ही चलते हैं, तुम्हें और लेडीज से भी मिलवा दूंगी। कमला श्रीवास्तव बोली, छोटी, तुम गजल सुनने जा रही हो, कोई डांस बार नहीं जा रही हो?
तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना सोच क्यों रही हो? और वैसे भी ये विशंबर का गिफ्ट है तुमको। कोकिला ने कुछ देर सोचा और फिर प्रेस करने के लिए बिस्तर पे रखी सफेद साड़ी अलमारी में वापस रख दी। हल्के गुलाबी रंग की चिकन की कॉटन साड़ी निकाली जो विशंबर पिछले साल उनके लिए लखनऊ से लेके आए थे। विशंबर को पसंद था कि कोकिला हमेशा तैयार होकर रहे। कोकिला ने खुद को गुलाबी रंग वापस देने का फैसला कर लिया था। कोकिला ने अपनी जिंदगी जीने का फैसला कर लिया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कॉन्सर्ट शुरू हो गया। विशंबर जी ने गुलाम अली साहब के कॉन्सर्ट में अपनी पत्नी कोकिला के लिए 2.5 महीने पहले ही एकदम सामने से तीसरी रो में टिकट लिए थे। अपने बगल की सीट को देख के टीस हुई कोकिला को। आज विशंबर उस पे बैठने के लिए नहीं थे, लेकिन शुक्र भी किया कि कोई अपना तो था। बड़ी दीदी कमला साथ आई थी। मोबाइल फोन साइलेंट पे था। दोनों बाहर निकली तो देखा कि घर से 4 मिस्ड कॉल्स थे और सहेलियों के 3। सत्संग जा रही हैं घर पे ये बता के आई थी, लेकिन सोचा नहीं था कि कॉन्सर्ट इतनी देर तक चलेगा। कोकिला ने आवाज को संयमित किया, ट्रैफिक से दूर जाके खड़ी हो गई और घर फोन किया। बिजी था। फिर सहेलियों को किया, कोकिला तुम कहां हो? स्वामी जी तुम्हें पूछ रहे थे सत्संग में, नया भजन सुनना चाहते थे तुमसे। कोकिला बोली, अरे घुटनों में इतना दर्द है निम्मो कि घर से निकल ही नहीं पाई। कल आऊंगी पक्का। वापस घर फोन किया, अम्मा आप कहां हो? बहू थी, परेशान थी। सत्संग में बेटी। क्यों? बहू बोली, नहीं क्योंकि अभी अभी आपकी सहेलियों का फोन आया था, वो बड़ी परेशान थी, बोल रही थी आप सत्संग में आई ही नहीं आज। कोकिला 1 सेकंड तक समझ ही नहीं पाई कि क्या कहें। बोली, अरे बेटा मैं आज दीदी को दूसरे सत्संग में लाई थी, बड़े अच्छे गीत यानी भजन सुने। फोन रखते ही दोनों बहनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और खिलखिला के हंस पड़ी। भगवान जी सीधे नरक में भेजेंगे मुझे दीदी। कोकिला बोली, नहीं रे, भगवान जी खुश होंगे कि तूने थोड़ी देर तो उनको खाली छोड़ा। दिन भर भजन गा गा के उनका ध्यान खींचने की कोशिश में लगी रहती है। दोनों बहनें फिर ठहाके मार के हंस पड़ी। सच बोल छोटी, झूठ बोल के कॉन्सर्ट आने में मजा आया ना? कोकिला शर्मा गई। दीदी याद है जब नई नई शादी हुई थी और तुम घर आती थी हमसे मिलने, तो ये अम्मा बाबूजी से छुपा के हम लोगों को पिक्चर दिखाने ले जाते थे। सच कहूं वही मजा आया। चल दीदी अब झूठ बोल ही दिया है तो पूरा मजा लो ना। चल रिक्शा करके याहियागंज चलते हैं, चाट खाएंगे उसी शर्मा चाट भंडार से जहां ये ले जाते थे। और फिर कुल्फी। डॉक्टर ने मना किया तो क्या, भाड़ में जामुआ डॉक्टर। 1.5 घंटे बाद दोनों बहनें घर के दरवाजे पे खड़ी थीं। दरवाजा खुल ही रहा था कि कमला फुसफुसाई, छोटी तेरी साड़ी पे कुल्फी लगी, पहुंच। बहू ने दरवाजा खोला। राधे राधे, क्या सुंदर भजन थे। कोकिला जी ने गंभीर चेहरा बना के कहा, बचपन राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम रे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। झूठ बोल के कॉन्सर्ट जाने के बाद देर रात तक दोनों बहनें बच्चियों की तरह बातें करती रहीं। कोकिला ने कहा, दीदी पहले गिल्ट लग रहा था कि मैं ये क्या नौटंकी कर रही हूं अपने पति के जाने के 2 महीने बाद, लेकिन फिर लगा सारी शाम हमने सिर्फ उनकी ही तो बातें की, उनके साथ बिताए अच्छे वक्त की। हमारी बातों में ही सही वो हमारे साथ तो हैं। उनके जाने के बाद तो मैं कितना अकेला महसूस कर रही थी। बातों बातों में रात को 9 बजे सो जाने वाली दादियों ने 1 बजा दिया। सुबह 9:30 बजे दोनों दादियां ब्रेकफास्ट की मेज पे नींद से लड़ते हुए पहुंची। बेटा, बहू और पोता निक्कू पहले से ही वहां थे। सब खामोश थे। निक्कू टोस्ट चबाता हुआ बोला, दादी पापा आपसे नाराज हैं। कोकिला बोली, क्यों? बेटा बीच में बोला, अम्मा आपके घुटनों में भयानक दर्द है और हमें यह बात आपकी सत्संग वाली सहेलियों से पता चल रही है। बड़ी दीदी कमला मुंह में दलिया भरे हंसी रोकने लगी। बेटा बोले जा रहा था, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझको बताएंगे या सहेलियों को? एनीवे, आपके लिए कुछ धार्मिक फिल्मों की DVD ले आया हूं। और हाँ,
आप और मौसी दोनों इस बार वैष्णो देवी हो आइए। अब कटरा से हेलीकॉप्टर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टिपलू गांव से आ जाए, साथ चला जाएगा आपके। दर्द कैसा है अब घुटनों का? नाश्ते के बाद दोनों बहनें कोकिला जी के कमरे में बैठी संतरे खा रही थी। कोकिला जी पिछली रात के कॉन्सर्ट की एक गजल गुनगुनाने लगी। अचानक गैलरी में पैरों की आवाज सुनाई दी। बहू और निक्कू आ रहे थे। कोकिला जी ने तुरंत अपनी आवाज का स्टेशन बदल दिया और गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बहू और निक्कू बाजार जा रहे थे। पूछने आए थे कि कोकिला जी की रामायण का कवर फट गया था, नई तो नहीं चाहिए। उनके जाते ही कोकिला बोली, तित्ती बागबान देखोगी छुपके? बिशंबर ले गए थे मुझको दिखाने, हीर पैलेस में अभी भी लगी है। कमला बोली, चलूंगी छोटी, लेकिन ये सब अब बेटे बहू से क्या छुपाना? अरे दीदी, तुमने सुना भी ब्रेकफास्ट की मेज पे? हम बूढ़े लोगों से उम्मीद की जाती है कि हम बस एक ही तरह से रहें। हम दोनों बचपन का चोरी चोरी का टाइम फिर से जी रहे हैं, ऐसे ही अच्छा है। शाम को दोनों हीर पैलेस पे टिकट की लाइन में खड़ी थी। अचानक आवाज आई, दादी। कोकिला ने मुड़ के देखा। ट्यूशन से वापस आता हुआ निक्कू बागवान के पोस्टर देखने के लिए 1 मिनट रुक गया था और सामने उसे चोरी से पिक्चर देखने आई अपनी दादी दिख गई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। हीर पैलेस में पिक्चर शुरू होने में अभी आधा घंटा बाकी था। बागवान का 6 बजे का शो देखने वाले बाकी लोग तो खा पी के अपना वक्त काट रहे थे, लेकिन सिनेमा हॉल के ठीक सामने मिठास रेस्टोरेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण शांति वार्ता, पीस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। एक तरफ बैठी थी दोनों दादियां जो चोरी से फिल्म देखने आई थी, और दूसरी तरफ कोकिला का पोता निक्कू जिसने उनको पकड़ लिया था। ट्रम्प कार्ड चलते हुए कोकिला जी ने टिकट विंडो छोड़ते छोड़ते 2 के बजाय 3 टिकट खरीद लिए थे। लेकिन झटका खाया हुआ निक्कू कोई ऐसा वैसा आसामी नहीं था। लेकिन दादी, मुझको क्यों नहीं बताया आपने? मैंगो शेक के खत्म हो चुके ग्लास के बगल से दूसरा मैंगो शेक का ग्लास उठाते हुए बोला, मैं तो आपकी टीम में हूं। मामला लंबा खिंच जाता, पर शुक्र है चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न की सप्लाई निक्कू के लिए पूरी फिल्म भर चलती रही और आखिर उसकी खामोशी को खरीद लिया गया। दादियां और निक्कू जानबूझ के अलग अलग वक्त पे घर पहुंचे। निक्कू ने कहा कि आज ट्यूशन में सर ने देर तक पढ़ाया था और उसके बाद उसकी साइकिल पंक्चर हो गई थी, इसलिए देर हो गई। दादियों ने कहा कि सत्संग लंबा खिंच गया था और फिर रिक्शा नहीं मिला। किससे पूछ के गए थे तुम? और ये झूठ कब से? और सुबह 7 बजते ही घर में तांडव शुरू हो गया। कोकिला दौड़ी दौड़ी बेटे और बहू के कमरे में गई तो देखा निक्कू एक कोने में मुजरिम बना खड़ा था और उसकी पिटाई शुरू होने को थी। बहू बोली, देखिए तो अम्मा कितना बिगड़ गया है। धोबी को कपड़े दे रही थी तो उसकी जेब से सिनेमा के 3 टिकट निकले। बागबान का कल 6 बजे का शो देख के आए भाई साहब। इससे पहले दादी कुछ कह पाती, बहू ने एक करारा छापड़ निक्कू को रसीद कर दिया। निक्कू चुप रहा। दादी आगे बढ़ी और निक्कू को बाहों में भर लिया। बोली, पिक्चर देखने निक्कू नहीं, मैं और दिद्दी गए थे। क्या? दरवाजे से उनके बेटे की आवाज आई। तो हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? पीछे का शोर सुन के कमला भी आ गई थी। कोकिला बोली, क्योंकि तुम्हारे और कुछ दिनों पहले तक मेरे हिसाब से इस बूढ़ी उम्र में लोगों को सिर्फ रामायण बांचनी चाहिए, तीरथ जाना चाहिए और सत्संग जाना चाहिए। पर मेरे पति ये कभी नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी रुक जाए। लंबी खामोशी के बाद बेटा मां के गले लग गया। बोला, आई एम सॉरी अम्मा, शायद तुम भी अपने आप को रोकती नहीं और हम भी रीत रिवाज के चक्कर में तुम्हें उस कमरे में काले पानी में रखे रहे। तभी बीच से निक्कू की आवाज आई, आज दादियों को शॉपिंग मॉल ले चलते हैं और पिज्जा खिलाते हैं। बहू ने मुस्कुरा के हाँ कहा। तभी फोन बज उठा। दादी की एक सहेली थी। बोली, अरे बेटा, कोकिला आज आ रही ना सत्संग में? बहू ने कहा, नहीं आंटी, आज हम किसी दूसरे सत्संग में जा रहे हैं, फिर भंडारा भी है वहां। बस इतनी सी थी ये कहानी।